द अवेयरनेस एज पॉइंट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीएससी के डिटेल सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 35 से 40 मिनट का, लेकिन पूरा सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। पूरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक हम सारा सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हम रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा पूरा सिलेबस और रिसोर्सेज हो जाएगा, उसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, टॉपिक्स और उसके अंदर कितने सारे सब टॉपिक्स आते हैं, सारे सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। साथ ही अगर प्रिपरेशन करना है तो आप यूट्यूब से फ्री में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चैनल का नाम बताया जाएगा, आप उसे ये मत समझिएगा कि उसे प्रमोट किया जा रहा है। आप लोगों का बेसिक काम है कि कहीं से भी हो पढ़ाई करना है। रिसोर्सेज से आपको कोई मतलब नहीं है। आप किसके यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, दृष्टि के या विजन के या चाणक्य आईएएस का देख रहे हैं, अड्डा 24 का देख रहे हैं। लगभग यूट्यूब पे 1 लाख से ऊपर यूपीएससी से रिलेटेड चैनल बने हुए हैं। उन 1 लाख चैनल में अगर एक बच्चा भी सेलेक्ट अगर होगा तो 1 लाख बच्चा सेलेक्ट होगा। जैसे कि आपको पता है कि सीट मात्र 1000 सीट ही होते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी चैनल के ऊपर मत जाइए। जहाँ पे आपको जो अच्छा लगे वहाँ पे उस चैनल पे जाइए, उस टॉपिक को पढ़िए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बात ख़त्म। किसी एक चैनल के ऊपर निर्भर नहीं रहना है ऑनलाइन में, राइट। दूसरी चीज़, आपको खुद अपने लेवल पे रिसर्च करना है, क्योंकि आप खुद एक सिविल सर्विस का तैयारी करने जा रहे हैं और आप किसी और का बात सुन के, किसी और के राह पे चल के उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी एक मेरे तरह से वेस्ट ही है। आपका खुद का रिसर्च किया हुआ रहना चाहिए। आप ऐसे फील्ड में जा रहे हैं तो आपका रिसर्च ही बेहतर होगा। हाँ, इससे पहले कि हम एक वीडियो बनाए हैं उसमें बहुत ही ऊपर बात की है, डिटेल में नहीं बात की है, लेकिन ये पूरा डिटेल वीडियो होगा। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम को एलिजिबल देने के लिए, तो आपके पास एक बैचलर का डिग्री होना चाहिए। साथ ही अगर आप इंडिया से हैं तो आप ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और तीसरा कैटेगरी है कि आपका एज 21 से 32 के बीच में अगर है तो ही आप ये वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई के रिलेटेड ही पूरा डेप्थ में बात करेंगे। और तो इसीलिए 3 कैटेगरी अगर आपका फुलफ़िल है। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्वालिटीज़ है। ये अगर कोई भी पूछे अगर एक सिविल सर्वेंट में कितने क्वालिटी होना चाहिए, तो ये आप 10 क्वालिटी आप याद कर लेंगे या फिर देख लेंगे। ये याद करने की चीज़ नहीं है, एक क्वालिटी है जो ऑटोमेटिक, इस पर आप काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद डेवलप होते जाएगा। और इसमें जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, एक एक वर्ड को आप गूगल में जाके आप उसको सर्च करेंगे, उसका मतलब लिखेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखिए, हमने पीछे बात किया था, आर यू रेडी फॉर 2 years विदाउट एक्सक्यूजेस। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइफ में किसी भी चीज़ में अगर एंट्री करना चाहते हैं, तो उसमें जो भी टाइम लगेगा, क्या आप उस टाइम तक आप उसमें निर्भर रह सकते हैं, उसके पास रह सकते हैं, तो ही आप उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो ये मान के चलिए कि ये इसमें आपको 2 साल लगना ही लगना है। एक नोटिफिकेशन आने से फाइनल रिजल्ट तक टोटल प्रक्रिया लगभग 16 मंथ लग जाते हैं। फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आता है और अप्रैल मई में जाके आपका फाइनल रिजल्ट आते हैं, यानी 14 से 16 महीना आपको लग जाते हैं सिर्फ एग्ज़ाम को प्रिपरेशन, एग्ज़ाम फॉर्म से लेकर और फाइनल रिजल्ट आने में। और उसके बाद कम से कम आपको 1 साल प्लस तो पढ़ाई करना ही है, क्योंकि लगभग इसमें 28 प्लस सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, फिर भी एक सब्जेक्ट्स को करने में आपको कम से कम 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे। उसी तरह आप देख लीजिए, 28 सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 5000 प्लस टॉपिक्स हैं, राइट। टॉपिक्स अगर सब टॉपिक्स को अगर मिला दिया जाए, इसमें टोटल आपको कम से कम 4000 घंटा अगर आपको नियमित रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कोई विकल्प नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो भी चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, आप उसको ध्यान से देखेंगे, और जो भी चीज़ मैं बताऊँ आप कृपया करके उसे नोट डाउन करते रहें, क्योंकि मेंस में आपका टोटल आपको लिखना ही है। 1750 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें लिखना है। लिखने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए।
आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अभी आपका सिलेबस ख़त्म नहीं है तो आप आंसर राइटिंग क्या करेंगे? तो आंसर राइटिंग का आप अपना स्पीड अभी से ही बढ़ा सकते हैं। जो भी आपके सामने में आए, जो भी पढ़े, आप उसको नोट डाउन करते जाएं। पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल भी ना पढ़ें, एकदम हार्ड कॉपी में रखने का कोशिश करें। पीडीएफ में अगर आपके पास बुक्स है तो उस बुक्स को पढ़ें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट अंडरलाइन हो तो आप बुक में अंडरलाइन कर लें, दैट इज़ गुड। बट उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसको क्या करें, अपने नोट डाउन में नोट करते जाएँ। यहाँ पे हमने पीछे वीडियो बात ही कर चुका था कि क्वालिफ़िकेशन, एज अगर मोटा मोटी बात करें तो 21 से 32, राइट। उसके बाद अटैम्प्ट के ऊपर बात करें तो 6 अटैम्प्ट मान के चलिए, मिनिमम 6 अटैम्प्ट है। उसके बाद कैटेगरी के ऊपर है। उसके बाद पोस्टिंग नेम बताए थे कि पोस्टिंग भी कितने 7-8 जो भी पोस्टिंग होता है वो भी आप देख चुके हैं। सैलरीज वही ट्रेनिंग के दौरान आपका स्टार्ट हो जाता है। ट्रेनिंग वही 2 साल का ट्रेनिंग होते हैं इसमें। नो योर एग्जाम एंड हो मैनी सब्जेक्ट्स पेपर। तो अब हम मूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए कि सबसे बड़ा मिथ ये होता है। देखिए डिटेल वीडियो है, तो अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन करते जाइए। जो भी मैं बोलूँ यहाँ पे इसको नोट डाउन करते जाइए। आप लोग सभी लोग बोलते हैं कि मैं किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग बोलते हैं मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग आज से ये बोलना बंद कर देंगे कि हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग इंडियन सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वाई? बिकॉज देखिए यूपीएससी क्या है? यूपीएससी इज अ सेंट्रल एजेंसी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट पोजीशन, जो कि 1 अक्टूबर 1926 इसमें यूपीएससी का गठन किया गया था। भारत के अंदर जितने भी मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है जो भारत के एजेंसी में काम करते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जितने भी महत्वपूर्ण पद है जिससे भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव रन होता है, तो सारे एग्ज़ाम यूपीएससी कराती है। तो यूपीएससी एक सेंट्रल एजेंसी है। यहाँ पे एक वर्ड मैंने बताया सेंट्रल। तो देखिए हमारे देश को पॉलिटी में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल का जो हमारा गवर्नमेंट होता है। तो यूपीएससी एक सेंट्रल एजेंसी है जो भारत के मोस्ट प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट पोस्टिंग के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो 3 फेज़ में लगभग सारे एग्ज़ाम कराती है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। इसी में जो हमारा प्रिपरेशन है वो हम ये 9 नंबर का जो आप देख रहे हैं, 9 नंबर का, ये इस चीज़ का हम अभी बात करेंगे। साथ ही हम हर एक चीज़ के ऊपर हम टारगेट हमारा है कि देखिए यूपीएससी जितने, सिर्फ इतना ही एग्ज़ाम नहीं है, और भी सारे एग्ज़ाम है। हमने सिर्फ इतना ही एग्ज़ाम को अभी नाम दिया है ताकि आपको एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि यूपीएससी एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि आईएफओएस, सीडीएस, एनडीए, सीएससी, इंजीनियरिंग सर्विस, यहाँ पे सीएमएस, आईईएस, आईएसएस, सीएपीएफ और आईसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, राइट। और यहाँ पे देखिए यूपीएससी प्लेज अ वाइटल रोल और मेंटेनिंग इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज कंट्रीब्यूट। आपको इसमें जो नोट करने वाली बात ये है, आपको सिर्फ इसमें इतना ही नोट करना है कि यूपीएससी इज़ अ सेंट्रल एजेंसी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वेरियस कंपनी। यहाँ तक आप इसको लिख लीजिएगा। इसमें से 1-2 एग्ज़ाम लिख लीजिए, एनडीए और आईसीएस और सीएपीएफ लिख लीजिए कि ये एक सेंट्रल बॉडी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आफ्टर कंप्लीट एग्जामिनेशन। हालांकि इस पे मैं बात कर चुका हूँ कि मैंने आपको बताया था कि टोटल लगभग अगर आपका टोटल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है फिर भी आपके पास बहुत सारे टाइम, इसमें बहुत टाइम लग जाएंगे। वो कैसे? देखिए अगर 2022 का अगर हम कैलेंडर ध्यान से देखें तो 2 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन आया है। 5 तारीख को आपका पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, प्रीलिम्स का। आगे हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 सितंबर को मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ है जो 5 दिन हमारा चलती है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपके पास प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप है 3 महीना 11 महीना का था, 103 दिन का था। जब आप मेंस हो जाता है उसके बाद फिर आपके पास इंटरव्यू अलग अलग फेज़ में होते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 3 फेज़ में यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में। फेज़ 1 में 1000, ये आपके काम का नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया आपको, यह मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से है फिर भी अगर आप जिस दिन से आप फॉर्म फिल अप करते हैं, 100 रुपया फॉर्म का लगता है अगर आप जनरल से हैं तो जिस दिन आप फॉर्म फिल अप करते हैं, अगर आपका प्रिपरेशन 100% है, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो 14 महीना कम से कम आपको लग ही जाते हैं, राइट।
अगर हम 2022 के अगर कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए लगभग 12 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, 6 लाख स्टूडेंट जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें 13,000 स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मात्र 2500 से 2600 स्टूडेंट मेंस लिखते हैं और इसमें मात्र 1011 बच्चों का सिलेक्शन होता है। और इसमें टोटल 24 सर्विसेज हैं, जिसमें IAS के लिए 180, IPS के लिए 200 और IFS इतना अलग अलग सर्विसेज के लिए इतने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। जबकि इसमें जो भी 1011 बच्चे हैं तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इतना ही होंगे। अगर इसमें 900 बच्चे से अगर पूछा जाए तो वो सिर्फ IAS IPS के लिए फॉर्म भरे होंगे, लेकिन रैंक की वजह से क्या करेंगे, अलग अलग सर्विस लेना पड़ता है। तो इसमें टोटल 24 सर्विसेज होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम 24 सर्विसेज के ऊपर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एक ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस 3 सर्विसेज होते हैं, IAS IPS IFOS। उसके बाद ग्रुप A के सर्विसेज होते हैं, आप लोग अपना लिखना चाहें तो आप लिख हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद ये भी आपका ग्रुप A का ही सर्विस है, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस। ये जितने भी सर्विसेज है टॉप लेवल के सर्विसेज हैं, ये मत समझिए कि सिर्फ यही आपका टॉप लेवल का सर्विस है, नहीं, ये जितने भी है सब टॉप लेवल के सर्विसेज हैं और सारे सेंट्रल एजेंसी हैं। और यहाँ पे देखिए ये खैर आपको पता ही होगा कि जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग होता है तो कहाँ कहाँ किसका ट्रेनिंग होता है। IAS का ट्रेनिंग मसूरी में होता है, उसके बाद IFS का न्यू दिल्ली में, फॉरेन सर्विस में, और यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलते हैं MA का। ये आपके काम का नहीं है। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए तो नो वन विथ यू, मैंने आपको बताया था कि इस एग्ज़ाम के दौरान आपके साथ कोई नहीं रहेगा एक्सेप्ट यू। उसके बाद इन्वॉल्व 2 ईयर, कम से कम आपको 2 साल आपको देना ही पड़ेगा। इस तैयारी के दौरान आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, कॉन्सिस्टेंसी आप रेगुलर खुद को नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि हर मंथ आपको एक मैगजीन आपको लेना पड़ेगा, हर रोज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आप PDF फॉर्मेट में भी आपको फ्री में मिल जाएगा, बहुत सारे टेलीग्राम है जो कि मैं समय समय पर आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। उसके साथ ही इतना सारे प्रॉब्लम झेलने के बाद आपका जो मेन चीज़ है वो वास्ट सिलेबस और टाइम मैनेजमेंट और ऑप्शनल के ऊपर है। तो आज हम पूरा डिटेल सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। साथ ही यहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम को देखिए, यहाँ से आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, राइट। सबसे पहले मैंने बोला था कि सेंट्रल एजेंसी के ऊपर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप यहाँ से नो योर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप तैयार हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए तो यहाँ से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको देखिए द UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, डोंट वरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ है। द UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंसिस्टेंट्स ऑफ 3 स्टेजेस। अगर आपको UPSC सिविल सर्विस, यानी मैंने आपको बताया था ICS बताया था, इंडियन सिविल सर्विस, या CSE, अगर CSE का अगर आप एग्ज़ाम अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 3 स्तर में आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। पहला स्तर है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा स्तर है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका फिर क्या है, उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग है। तो आपका ये 3 स्टेज मेन है। तो आइए हम एक एक स्टेज के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है हमारा क्या चीज़ है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, राइट, कोई दिक्कत। तो प्रीलिम्स में यहाँ पे देखिए द प्रीलिम्स कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पेपर। प्रीलिम्स में आपके पास 2 पेपर होते हैं। फिर हम आपको बताएं ना कि प्रीलिम्स के ऊपर भी हम बात करेंगे नीचे। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये छोटा नहीं होगा क्या। देखिए द प्रीलिम्स कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पेपर, जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2। अभी हमने फर्स्ट स्टेज के ऊपर बात कर रहा हूँ, और फर्स्ट स्टेज में पेपर 1 यानी 200 मार्क्स और पेपर 2 भी 200 मार्क्स का है, कोई दिक्कत। तो ये भी 200 मार्क्स का है और ये भी 200 मार्क्स का है, यानी 400 मार्क्स आपका टोटल हो गया क्या चीज़ का, PT का। आगे हम बात करते हैं, फिर इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे प्रीलिम्स के ऊपर। अभी हम एक शॉर्टकट में 1 मिनट में बात कर लेते हैं कि PT, मेंस और इंटरव्यू का कितना क्या चीज़ है। 400 नंबर का हो गया आपका PT। जब आप ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस में आपके पास टोटल, ये पूरा ऊपर नीचे हो गया है, नहीं, ये PDF का फॉर्मेट ही चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 7 पेपर होते हैं, राइट। टोटल यहाँ पे 7 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, 6, 7, राइट। पेपर 1 जो होता है हमारा essay का पेपर होता है,
उसके बाद पेपर 2 को हम GS1 बोलते हैं, पेपर 3 को GS2 बोलते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, जो हमारा पेपर 1 है ना उसको हम ऐसे बोलते हैं। उसके बाद पेपर 2 को GS1, पेपर 3 को GS2, पेपर 4 को GS3, पेपर 5 को GS4 बोलते हैं। उसके बाद पेपर 6 को ऑप्शनल और ऑप्शनल फर्स्ट पेपर और पेपर 7 को ऑप्शनल सेकंड पेपर बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऐसे की, तो ये जितने भी 7 पेपर हैं, 7 पेपर, ईच पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। 250 मार्क्स में 10 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में। ऐसे को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में आपके पास 2 ऐसे लिखने होते हैं। जब हम ऐसे के ऊपर बात करेंगे डिटेल में, फिर हम बात करेंगे कि ऐसे में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिलॉसफी टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं और एनालिसिस कैसे आते हैं, फिर उसके बाद एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। पेपर अगर हम GS1 के ऊपर बात करें तो आइए ना हम पूरा डिटेल में ही देख लेते हैं। यहाँ पे बस इतना है कि इसमें देखिए 7 पेपर है, अगर हर एक पेपर 250 मार्क्स का है तो टोटल हमारे पास 1750 मार्क्स का है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पेपर 7 हो गया। पेपर 8 क्वालिफाइंग पेपर होता है और पेपर 9 भी क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर 8 यानी एक लैंग्वेज पेपर आपका होगा, आप जिस भी राज्य से हैं, जैसे अगर आप हिंदी भी लेना चाहें तो हिंदी भी है और इंग्लिश तो कंपलसरी सभी के लिए है। तो 300 प्लस 300 600 मार्क्स हो गए ये, और इसमें मात्र आपको 25% लाना है, पासिंग मार्क्स है। अगर आपका 25% नहीं आया है तो फिर ये कॉपी आपका चेकआउट नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो आइए हम इस प्रीलिम्स के ऊपर बात करते हैं, फिर मेंस के ऊपर बात करेंगे, फिर इंटरव्यू के ऊपर बात करेंगे। अगर टोटल देखा जाए तो आगे हम नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं। देखिए अभी हम आपको क्या बताए थे, यहाँ से सिलेबस है। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी, अगर इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी। वीडियो को पॉज करेंगे, सिलेबस आप लोग लिखेंगे। नहीं अगर आपको देखना है तो बस आप देख सकते हैं। इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे www.upscsyllabushindy.com। अगर इंग्लिश मीडियम से है तो आप english.com लिखेंगे और पूरा सिलेबस को आप वहाँ से डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में कोशिश करेंगे, नहीं हार्ड कॉपी में कोशिश करेंगे रहेगा। और अगर आपका हैंड राइटिंग है, खुद के हैंड राइटिंग में, तो वो और भी बेटर है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं ना। देखिए वीडियो लंबा होते जा रहा है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। प्रीलिम्स के पहला पेपर जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और वो टोटल कितने हो गए, 200 मार्क्स के। निगेटिव मार्क 0.67 है। अगर इसके कटअप की बात किया जाए तो 100 मान के चलिए, राइट। अगर आपका 100 मार्क्स है तो आप पीटी क्लियर कर चुके हैं। अभी आप लोगों को लग रहा है कि 100 ही मार्क्स, 200 में 100 मार्क्स ही लाना है। आगे देखते चलिए। उसके बाद देखिए प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है, इसमें देखिए कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। आप लोग इसको लिखिए कि भारत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। यानी यहाँ पे आपको टोटल करेंट अफेयर ही पढ़ना है, पूरा राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी चल रहा है, यानी हर एक मुद्दे को आपको अच्छे से अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप करेंट अफेयर, यहाँ पे रिसोर्सेज भी हम बताएंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज आपको पढ़ना है। अगर रिसोर्सेज के ऊपर बात करें तो रिसोर्सेज में आप यहाँ पे द हिंदू पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम में तो कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर नहीं है, फिर भी दैनिक भास्कर अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे भी बेटर होगा हिंदी में कि अगर आप मंथली मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट का पढ़ें, जहाँ आपको पूरा 1 वर्ड में ना हो, जो डिटेल में हो, जो कि दृष्टि का भी हर मंथ वो उनका मैगजीन आता है करंट अफेयर करके, विजन का भी हर मंथ आता है। तो जिनका भी आपको बेटर लगे, अभी आप लोग इस पे मत जाइए कि आपको किसी से मतलब नहीं है, जहाँ आपको बेटर लगे, जिसका भी लगे आप बस उठा लीजिए उसका। तो आपको देखिए यहाँ पे पूरा आपको करंट अफेयर ही पढ़ना है।
दूसरा और सेकंड चीज़ ये कि 100 क्वेश्चन जो है, आपको ये नहीं पता है कि करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री से हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछें, ज्योग्राफी से हो सकता है 5 ही क्वेश्चन पूछे, पॉलिटी से हो सकता है 20 क्वेश्चन डाल दें। तो यहाँ पे कहना मुश्किल है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर पूछे जाएंगे। उसी तरह अगर दूसरा देखिए, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पे पूरा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे कितना छोटा वर्ड लिखा हुआ है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड डाल दिया, पूरा संसार का, आपको पूरा दुनिया का ज्योग्राफी पढ़ना है, पूरा फिजिकल पढ़ना है, सोशल इकोनॉमिक पढ़ना है, फिर पूरा पर्वत, नाला, पठार, प्लेट्यू, लेक, स्ट्रेट, सब कुछ आपको यहाँ से कवर करना है। स्पेशली जो न्यूज़ में है उसको लोकेशन वाइज देखना है। यहाँ पर आपको एटलस की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पहले बोला था कि वीडियो डिटेल में जाएगा। उसके बाद देखिए 2 सब्जेक्ट हो गए। अब तीसरा देखिए, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बात कर लिया। देखिए 1, 2, 3 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2 सब्जेक्ट हो गए, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इशू है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और भी हमारा पॉलिटी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे जितने भी सब टॉपिक दिए हैं वो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी में लगभग 105 टॉपिक हैं। 105 टॉपिक में जो हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आपका यहीं हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे फिर आपका क्या है, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी पढ़ना है। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक पढ़ना है और सोशल डेवलपमेंट पढ़ना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, यानी यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखिए पर्यावरण पढ़ना है, यानी इन्वायरमेंट पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे लिखा है डैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि इसमें बोल रहा है कि विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। लेकिन जब इसका क्वेश्चन देखेंगे तो ये उससे भी ऊपर पूछ लेते हैं, तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं बिना प्रिपरेशन के। उसके बाद फिर जनरल साइंस, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड दे दिया है जनरल साइंस, लेकिन इस जनरल साइंस के नाम पे वो लोग बहुत कुछ पूछ लेते हैं। तो ये हमारा पहला सिलेबस हो गया डिटेल में। प्रीलिम्स का ये सिलेबस था, और प्रीलिम्स के सिलेबस में आप देखिए यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए कितना है। करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद जनरल साइंस। इतने सारे सब्जेक्ट हो गए आपके पास। और इसमें कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूछेंगे। 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 200 मार्क्स आपको लाना है। कितने इसमें, 100 प्लस लाना है, यानी आपका उसके बाद सिलेक्शन हो गया। पीटे में हमने बोला था कि दो पेपर होते हैं। दूसरे पेपर को हम लोग बोलते हैं CSAT, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस तो आपको पता ही है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके एप्टीट्यूड के ऊपर बात किया जाएगा। बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स का है। इसमें आपको नेगेटिव मार्क आपको 87 है, 0 पॉइंट, और इसमें आपको 33% आपको लाना है, राइट, CSAT में। ये मान के चलिए कि इस पेपर के वजह से ही बहुत लोग, यानी अगर आप जो फर्स्ट पेपर है, जैसे मैंने आपको बोला था कि 100 लाना है, अगर 130 भी ला लिए, लेकिन इसमें अगर 33% नहीं लाए तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको इस सब्जेक्ट को भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देना है और इस पर भी मेहनत करना है। और इसमें देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें कि अगर कम्प्रीहेंशन, इस बार मान के चलिए कि 25 प्लस कम्प्रीहेंशन पूछे गए थे 2022 में। डिसीजन मेकिंग से आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आप सिलेबस कम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं। कहने के लिए बेसिक मैथ है, हालांकि
क्या बोलते हैं, सीजीएल वालों से भी ये मैथ्स हल नहीं होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका सीसेट का क्वेश्चन हो गया। तो हमने अभी बात कर लिया और हमने प्रीलिम्स के ऊपर कंप्लीट बात कर लिया, राइट। हमने बताया था कि प्रीलिम्स के ऊपर हमने कंप्लीट बात कर लिया। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें आपको 33% बस पास लाना है और इसमें आपको 100 इसमें कट ऑफ जाते हैं। और इसमें और जो पहला पेपर है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद करंट अफेयर पूछते हैं। इसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पूछते हैं, ठीक है। अब आइए हम मेंस के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। देखिए मेंस के ऊपर बात करेंगे। पेपर 1 तो ऐसे का पेपर है, तो ऐसे के ऊपर अभी हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में आपको मान के चलिए कि आपके पास 2 खंड पूछे जाते हैं। इसमें आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे होंगे और सेक्शन बी में भी 4 ऐसे होंगे। पहला ऐसे आपको इसमें लगभग 1200 वर्ड में लिखना होता है और दूसरा ऐसे भी आपको 1200 वर्ड में लिखना होता है। टोटल 2 ऐसे लिखना होता है। 125 मार्क का आपका ये और 125 मार्क्स का सेकेंड ऐसे, यानी आपको इसमें भी 250 मार्क्स का आपको ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कि GS 1 का ये सिलेबस है। आप लोग ये इंग्लिश में है, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप ये लिख लीजिए, अगर हिंदी मीडियम में है तो नेक्स्ट पेज पे आपको हिंदी भी मिल जाएगा। यहाँ पे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यानी GS का पेपर 1 है। इसमें आपका जो सिलेबस है वो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है और सोसाइटी का है, यानी 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखे जा रहे हैं। देखिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो भारतीय विरासत और कला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो यहाँ पे आपके पास 3 सब्जेक्ट हो गए। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी मैंने डाल दिया है कि भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों से साहित्य एवं वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, यानी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये हमारा सिलेबस पूरा है और ये सिलेबस आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अगर आपको ये है कि कहाँ से हम हिस्ट्री कवर करें, तो यहाँ पर देखिए, अगर हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो आप ओल्ड NCERT 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं। और फॉर मॉडर्न इंडिया के लिए येलो बुक ऑफ बाजीराम अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा बुक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए NIOS का वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9th-10th का अर्जुन देव है। इससे भी ज़्यादा अगर आपको नहीं ज़्यादा पढ़ना है कि क्लास 12th का 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, आप तीनों कर लेंगे तो एंशेंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों आपका कवर हो जाएगा। साथ ही आप एक स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे तो आपका ये हिस्ट्री कवर हो जाएगा। वहीं अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 6 से 12 तक पढ़ लीजिए। होता क्या है कि अगर एक रीडिंग भी मार लेंगे तो आपको एक आश्वासन रहेगा कि आप एक बार NCERT पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस दौरान आपको हर दूसरा तीसरा आदमी यही कहने को मिलेगा कि क्या NCERT आपने कवर किया है। वहीं आप एक डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं और आपको लगता है कि हम NCERT कवर नहीं किए हैं तो मेरा क्या होगा। तो इसीलिए बस नाम के लिए ही सही एक बार NCERT कवर कर लीजिए। NCERT अगर ज्योग्राफी का है तो 6 का जो NCERT है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इसमें आपको पूरा बेसिक से बात किया गया है। 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 आप एक रीडिंग मार सकते हैं, 8 रीडिंग मार सकते हैं, 9th रीडिंग मार सकते हैं, 10th को आप भी रीडिंग मार सकते हैं। हाँ, लेकिन 11th का जो NCERT है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। 11th के NCERT में 2 हैं, एक फंडामेंटल का है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो आपको दोनों जो फंडामेंटल ज्योग्राफी है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद साथ ही आपको ज्योग्राफी में आपको मैपिंग का विशेष ध्यान देना है। मैपिंग ऑफ ऑल प्लेसेस, जैसे रिवर, माउंटेन्स, प्लेटू, मिनरल्स, वेजिटेबल्स, इंडस्ट्रीज जितने भी हैं। साथ ही आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो जो भी करंट में है, जैसे कि मान के चलिए कि अभी कहीं पे युद्ध हो रहा है तो उसके आसपास के लोकेशन देख लीजिए, कौन कौन से कंट्री है, उसके आसपास के नदी कौन कौन सा है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस बार ही यूक्रेन के बॉर्डर से क्वेश्चन आ गए थे सिविल सर्विस में, PT के एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे दिए थे और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा यूक्रेन के बॉर्डर को टच करता है, कौन सा देश नहीं करता है। उसके बाद देखिए पेपर 2 के ऊपर बात करें तो यहाँ पे देखिए गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो गए? गवर्नेंस 1, कॉन्स्टिट्यूशन 2, पॉलिटी 3, सोशल जस्टिस 4 और इंटरनेशनल 5, यानी यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है।
किसके लिए, GS2 के लिए। और ये आपका डिटेल्स हो गया। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, यानी यूनियन और स्टेट के फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस है, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया है, साइलेंट फीचर एक्ट कैसे है, हिंदी में भी है, आप यहाँ पे हिंदी में भी नोट आउट कर सकते हैं। देखिए ये इंग्लिश है और यहाँ पे देखिए आपका हिंदी है, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया। शासन प्रणाली हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो यहाँ पे देखिए अगर पॉलिटिक करना है तो ये एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। पर्सनली आई डोंट, इसको आप कट कर लीजिए क्योंकि मैं कहीं से इसको फ़ोटो मैं रिसीव किया था। तो यहाँ पे आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। उससे भी पहले 11th का NCERT अगर आप पढ़ लेंगे। ऐसा करते हैं, बुक के लिए एक अलग से वीडियो ही हम बना देंगे क्योंकि यहाँ पे पेस्ट कॉपी किया गया है इसको। हालांकि सारे बहुत अच्छे हैं, सफ़ीन सर के द्वारा रिकमेंडेड किताब सब है, तो इसीलिए मैंने डाल दिया था। इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो हम बुक के ऊपर बात करेंगे तो स्पेशली हर एक बुक के ऊपर बात करेंगे और साथ में प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि देखिए UPSC अपने आप में बहुत डिटेल है। हम एक सब्जेक्ट्स के एक टॉपिक के उस सब टॉपिक के ऊपर भी अगर हम बात करें तो 2.5 घंटा का वीडियो बन सकता है। तो कंप्लीट UPSC के पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पेपर 3 के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी नंबर 1, इकोनॉमिक 2, बायोडाइवर्सिटी 3, एनवायरनमेंट 4, सिक्योरिटी 5 और डिजास्टर मैनेजमेंट 6। यानी यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं आपको। और 6 सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, यहाँ पे ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस आपको एक एक लाइन आपको याद अगर है तो बहुत बेटर है, क्योंकि आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना इसी सिलेबस के ऊपर। भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधन जुटाने, विकास, रोजगार संबंधी मुद्दे, ये आपका पूरा सिलेबस है। इसको रोक के पढ़ेंगे और सारा इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बुक्स के ऊपर बात किया हुआ है, तो आप यहाँ पे बुक पे देख लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कौन कौन से हैं। वहीं अगर पेपर 4 के ऊपर बात करें तो पेपर 4 में आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक अलग ही सब्जेक्ट है, ये भी 250 मार्क्स का क्वेश्चन है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और एसेंस, और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे 250 मार्क्स के हैं तो आएंगे ही। साथ ही यहाँ पे देखिए हिंदी में भी मैंने डाल दिया है नैतिकता और मानव इंटरफेस, मानव प्रक्रियाओं में नैतिकता का सार। यहीं से आपको मनोरंजन यानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी टाइप का कंपनी के ऊपर आपको CEO बना देंगे, फिर बोलेंगे कि आपके पास आया है पैसा लेके, फिर आपको कैसे समाधान करना है। बेसिकली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना होता है क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद फिर आपके पास क्वालिफाइंग पेपर भी होता है। अच्छा, वो ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, अभी हम मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास सारे पेपर हो गए उसके बाद फिर देखिए मेरे पास क्वालिफाइंग पेपर भी है। क्वालिफाइंग पेपर में देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स के ये भी होते हैं। उसके बाद 60 मार्क्स कम्प्रीहेंशन, 60 मार्क्स के, उसके बाद क्या है यहाँ पे प्रीसियस राइटिंग, उसके बाद 40 मार्क्स के, इस तरह के क्या 300 मार्क्स के होते हैं, राइट, सॉरी 300 मार्क्स के क्वालिफाइंग पेपर होते हैं पेपर 1 और 300, यानी टोटल 600 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इंडियन लैंग्वेज में क्या क्या पूछते हैं, राइटिंग, वोकैबुलरी, उसके बाद शॉर्ट और थोड़ा सा ट्रांसलेशन पूछ लेते हैं यानी ग्रामर से। ये हमारा हिंदी में भी हम लिख दिए हैं, आप लोग इसको रोक के और आप लोग खुद अपने स्तर पे आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका मेंस के ऊपर पेपर हो जाता है तो उसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शनल के ऊपर है। ऑप्शनल में आपको टोटल 48 सब्जेक्ट्स हैं। आप इन 48 सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मैकेनिकल, यानी जितने सब्जेक्ट हैं आपको इस सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, जो कि 2 पेपर होंगे उनका। साथ ही एक लिटरेचर भी है, अगर आप उसमें से या तो फिर इसमें से, यानी ये जो यहाँ पर देख रहे हैं जितने सब्जेक्ट, या तो इसमें से आप एक चूज़ कर लीजिए
या तो फिर आप इसमें से इसको चूज़ कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे हम कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन। हालांकि अगर आप फिर भी अगर चूज़ करना चाहेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर करना चाहेंगे इतने 48 सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले देख लीजिए 3 स्टेप यहाँ पे है। फ़िल्टर गो थ्रू द फर्स्ट ऑफ यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट, फ़िल्टर योर फेवरेट। सबसे पहले जितने भी आपके पास ऑप्शनल के लिस्ट हैं सारे ऑप्शनल को देखिए और वहाँ पे देखिए कि आपको सबसे अच्छा कौन लग रहा है। उसके बाद इवेलुएट कीजिए, चेक द सिलेबस एंड रिसोर्स ऑफ द फिल्टर इवेलुएट ऑफ द बेस्ट पिकअप। अब देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा आसान कौन सा लग रहा है, कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। साथ ही देख लीजिए कि वो सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एग्ज़ाम में, कितने बच्चे ले रहे हैं। उसके बाद चूज़ कीजिए और देखिए कि उसका रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। हालांकि आजकल रिसोर्सेज बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे हर जगह। उसके बाद जैसे ही आपका मेंस क्लियर हो जाता है, मेंस के बाद फिर आपके पास से इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स की इंटरव्यू होते हैं, राइट। 275 मार्क्स में अगर अगर 100 अगर प्लस मार्क्स है तो अच्छा मार्क्स माना जाता है। 100 प्लस अगर इंटरव्यू में है तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के ऊपर में हम क्या बात करें, इंटरव्यू को ही हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इंटरव्यू द लास्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, देयर इज़ नो डिफाइंड यूपीएससी सिलेबस ऑफ द इंटरव्यू। यानी कि यूपीएससी की तरफ से इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं दिया गया है। क्वेश्चन आर आस्क फ्रॉम वाइड रेंज इशूज़, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही वाइड रेंज से पूछे जाते हैं। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द यूपीएससी एग्जाम विल बी कॉल्ड द पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट। दीज कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड अपॉइंटेड बाय द यूपीएससी। यानी यूपीएससी की तरफ से एक बोर्ड रिकमेंड किया जाता है और उसमें बच्चे एग्जाम इंटरव्यू देते हैं अपना पर्सनैलिटी टेस्ट। और यहाँ पे देखिए कि 1750 मार्क्स का टोटल आपका मेंस हो गया। अच्छा, इस पे हम बात कर रहे हैं कि टोटल कितना मार्क्स का आप एग्ज़ाम दे दिए हैं। यहाँ पे अगर कुछ फैक्ट्स के ऊपर अगर बात करें, क्या फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, यहाँ पे देखिए यूपीएससी है, पेपर 1 से पेपर 4 जीएस हो गए। ये हम इस पे देख लेते हैं। 100 रुपये आपका फॉर्म फिलअप लगता है। यूपीएससी टफ है कि नहीं है, इसको आप रोक के अपना पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मैं जो यहाँ पे टोटल बात किया हूँ उसको अगर 1 मिनट में अगर समराइज़ किया जाए तो हमने सबसे पहले आपको बात किया कि पीटी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उसके बाद करंट अफेयर, राइट। अब इसमें क्या, इसमें मैथ्स पूछने देते हैं और उसके बाद रीजनिंग पूछते हैं, राइट। जो पहला पेपर है ये 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये भी 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें हमको कट ऑफ लाना होता है 100 प्लस मान के चलिए, और इसमें हमको 67 मार्क्स हमको पासिंग लाना है। पीटी ख़त्म। उसके बाद हमने बात किया था मेंस के ऊपर, राइट। मेंस में हमने बात किया था कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, राइट। उसके बाद फिर एक एसए का हमने बात किया था। सबसे पहले एसए का पेपर होता है, 4 1 5 पेपर हो गया। उसके बाद मैंने बात किया कि ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। कितना पेपर, 2 पेपर होते हैं। तो हर पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। तो 1000 का नंबर ये हो गया, इसका हो गया 250, उसके बाद फिर इसका हो गया कितना, 2 का 500, यानी 1750 मार्क्स का आपका ये हो गया मेंस। प्लस मैंने बात किया था कि क्वालिफाइंग पेपर भी 600 का होता है, लेकिन ये मार्क्स ऐड नहीं होता है, बस इसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद हमने बात किया था कि पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी पीटी को पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पर लीजिए। चलिए मैं आईआर लिखता हूँ, इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू भी 275 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे 1750 में अगर 200 अगर 75, चलिए हम फिर से कट कर देते हैं कि 1750 हो गया हमारा पास मेंस प्लस 600, तो 600 का मार्क्स हमारे पास ऐड नहीं होता है। फिर 275 मार्क्स हमारा हो गया क्या चीज़, 2025 मार्क्स। इस मार्क्स पे हमारा मेरिट लिस्ट फाइनल रिजल्ट बनता है। वहीं पीटी जो है, पीटी का जो 2 पेपर होता है, पहला 200 मार्क्स का, इसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस में आपका ये मार्क्स ऐड नहीं होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद जो 2 होता है ये भी 200 मार्क्स का, इसमें भी हमें पासिंग लाना है, तो ये भी हमारे पास ऐड नहीं होते हैं। यानी पीटी का आपका जो कोई भी मार्क्स है वो मेंस में ऐड नहीं होते हैं। तो देखिए 600
प्लस 200, 800 प्लस 200, 1000। 1000 मार्क्स तो हमारा ऐड ही नहीं होता है फाइनल रिजल्ट में। आप ही बताइए, ऐड हो रहा है क्या यहाँ पे? एक 1000 मार्क्स तो हमारा ऐड ही नहीं हो रहा है। कट करते हैं तो देखिए टोटल 2025 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, जिसमें हमको 1000 प्लस लाना है हमको IAS बनने के लिए या IPS बनने के लिए। तो इधर 1000 मार्क्स है जिसको हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स हमारा इसमें ऐड नहीं होता है। अगर टोटल देखा जाए तो 2025 प्लस 1000 यानी 3025 मार्क्स का हमारा टोटल UPSC का एग्ज़ाम होता है। इतना एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग बन जाते हैं, उसके बाद इतना एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग क्या बन जाते हैं? उसके बाद बन जाते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट यानी समाज का नौकर मान के चलिए, सिविल सर्वेंट आप बन गए। उसके बाद फिर आपके पास 2 ईयर के लिए आप ट्रेनिंग चले जाते हैं, जो कि वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स होता है। फिर उसके बाद अलग अलग होता है, फाउंडेशन कोर्स हो गया, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हो गया। इस तरह से आपका एग्ज़ाम वहाँ पे चलता है। उसके बाद फिर आपका जो पहला पोस्टिंग होता है लगभग SDM का होता है। लगभग 5 से 7 साल में फिर आप IAS बन जाते हैं यानी DM बन जाते हैं। उसके बाद फिर लगभग अपने करियर का 15 से 17 साल अगर काम करेंगे तो फिर जॉइंट सेक्रेटरी चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप 37 ईयर अगर आप अपना सर्विस प्लस कंप्लीट करते हैं तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन जाते हैं। फिर आपका रिटायरमेंट हो जाता है। आपका सैलरी ट्रेनिंग में ही आपका स्टार्ट हो जाता है 51,100 से, लेकिन आपका 10,000 रुपया मेस में ही आपका क्या होता है, कट जाता है, यानी 41,000 रुपया आपको सैलरी मिलता है। साथ में आपको ट्रेनिंग वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे आपको डांसिंग, हॉर्स राइडिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, उसके बाद माउंटेन्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग भारत का जितना भी एजेंसीज़ हैं वहाँ पे आपको जाने का मौका मिलेगा। अलग अलग एयरफोर्स, नेवी, यानी हर डिपार्टमेंट में आपको मिलने का आपको मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा ये कंप्लीट वीडियो है। मैं बताया था कि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा हम एक चीज़ को उठाएंगे, क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे कि अभी हमने PT के ऊपर बात किया, PT मेंस और इंटरव्यू के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि जैसे एक टॉपिक उठाएंगे जैसे ज्योग्राफी में हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। उसके बाद इसका सिलेबस के ऊपर भी हम सिलेबस तो अभी आप लोग याद करते जाएंगे, 1 सप्ताह लगेगा याद करने में, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ज्योग्राफी में लगभग टोटल मान के चलिए 300 प्लस यहाँ पे टॉपिक्स आपको हैं। जैसे वहाँ पे हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, तो हम बात करेंगे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे पढ़ना है, अर्थक्वेक कैसे पढ़ना है, टी सुनामी कैसे पढ़ना है, साइक्लोन कैसे पढ़ना है। उसी तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम अलग अलग कंट्री को हम देखेंगे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ के कंट्रीज़ के ऊपर, प्लेटूज़ के ऊपर, बाउंड्रीज के ऊपर, स्टेट के ऊपर बात करेंगे। तो इसी तरह हम सोच रहे हैं कि सारे टॉपिक्स को उठाया जाए और कवर किया जाए। साथ ही किसी एक सब्जेक्ट को लेकर साथ में हम अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर देंगे। और इस चैनल पे आप लोगों को निर्भर बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि इस चैनल पर अगर कंप्लीट कराने लगें तो 2 साल में भी कंप्लीट होने वाला नहीं है, टू बी फैक्ट। तो आप लोग अपने लेवल पे पढ़ाई करते जाइए, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके देख के आराम से पढ़ते जाइए। बोले तो 1 लाख से ऊपर यूट्यूब चैनल है UPSC से रिलेटेड, आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट। बाकी आपको इतना एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, जो कि हमने आपको डिटेल में बता दिया है। तो फिर आप लोग मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों।